नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट लेक्चर 1 में बता दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल एंड इट्स ओवरव्यू। यह लेक्चर 3 पार्ट में बना गया है। फर्स्ट पार्ट में कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। सेकंड पार्ट में कोशिका के विभिन्न अवयव और इनके प्रमुख कार्यों की चर्चा होगी। और थर्ड पार्ट में एमसीक्यूज यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों और उनके उत्तर डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए मददगार सिद्ध होंगे। तो आज हम बात करते हैं पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स की बारे में। दोस्तों, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब चाहे जंतु और पादप दोनों ही कोशिका से बने होते हैं। और इसकी खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। जो सेल शब्द है ये ग्रीक भाषा से वो डराइव्ड हुआ है। सेल का मतलब होता है, सेलुला मतलब होता है छोटे प्रकोष्ठ। और सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार की पतली जो सेक्शन होते हैं उनको साधारण माइक्रोस्कोप में देखा था। और उसने देखा था कि ये जो कार के पतले सेक्शन हैं इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ स्थित होते हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। और ये चारों तरफ से कोशिका भित्ति से घिरे हुए रहते हैं। तो कोशिका क्या, यदि हम इतिहास देखें तो कोशिका का इतिहास तो 1665 ईस्वी में शुरू हो गया था, जब रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द दिया था। उसने साधारण माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया था। लेकिन करीब 150 साल बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1670 में जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। और उन्होंने कोशिका में स्थित अन्य अवयव जैसे केंद्रक, हरितलवक आदि की उपस्थिति का भी पता लगाया था। इसके बाद धीरे धीरे कोशिकाओं में स्थित अन्य अवयवों की खोज होती गई। तो इसी कड़ी में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। श्लेडन और श्वान ने 1839 में मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1843 में अल्बर्ट कॉलिकर ने साइटोप्लाज्म की उपस्थिति का पता लगाया था। फ्लेमिंग ने 1882 में माइटोसिस शब्द दिया था। माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। 1886 में आर अल्टमान ने कोशिका में एक ऐसे ऑर्गेनल्स की खोज की थी जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। और उसी ने जिसको 1897 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रियन नाम दिया। विस्मैन और स्ट्रेसबर्गर ने अर्धसूत्री विभाजन का पता लगाया था। और जो कैमिलो गोल्जी ने, जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोशिका में एक ऐसे तंत्र की खोज की थी जिन्हें उनके नाम के बाद कैमिलो गोल्जी तंत्र नाम दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। जैसे कि हमने बताया है कि जो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ था वो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो तो जर्मन के 2 वैज्ञानिक थे, मैथियस श्लेडन और थियोडर श्वान। मैथियस श्लेडन ने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था और थियोडर श्वान ने जंतुओं की कोशिका का अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ प्रमुख अंश दिए थे, कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए थे। ये सिद्धांत है कि शरीर जो होता है, चाहे वो पादप शरीर हो चाहे वो जंतुओं का शरीर हो, एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। नई कोशिकाओं का उद्भव पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। मतलब नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस कोशिका सिद्धांत को पूर्ण मान्यता प्राप्त मिली
लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे वायरस, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की। कोशिकाएं जैसे जो बैक्टीरिया जो कोशिका होती हैं वो बहुत ही कम साइज में होती हैं, उनका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, करीब 0 से 5 माइक्रोन तक होता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका इस पृथ्वी पर वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका जो व्यास होता है वो लगभग 6 इंच है। सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय पौधा है, मतलब एक कोशिकीय पौधा जो है वो है एसिटा बुलेरिया। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। तो जो कोशिकाएं हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जो फ्रेंच वैज्ञानिक थे एडवर्ड चट्टान ने 1928 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द का प्रयोग किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में एक निश्चित केंद्रक की कमी होती है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के रूप में होता है और वो नेक्ड कोशिका में बीच में स्थित होता है, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें जो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होते, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में पड़े रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो मुख्यतः बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और जो नीलहरित शैवाल हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। दूसरी तरह की कोशिकाएं जो होती हैं ये होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाओं का उन्नत स्वरूप होता है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है तथा इसमें जो मुख्य कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हृदलवक इत्यादि सुविकसित होते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं और साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसमें माइक्रोबॉडीज़ भी पाई जाती हैं। माइक्रोबॉडीज़ एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मुख्यतः ये भी इनमें पाए जाते हैं। यह जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं यह एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय एक कोशिकीय शैवाल में पादप कोशिकाओं में तथा बहुकोशिकीय जीवों में भी पाई जाती हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें पाई जाती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में कुछ असमानताएं होती हैं, कुछ अंतर होते हैं। अब ये हम इस में डिस्कस करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे असमान होती हैं। यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अमीनो शर्करा की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आवरण मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती है। डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रोटीन के साथ संयुक्त होते हैं, मेनली हिस्टोन टाइप के प्रोटीन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सिंगल फॉर्म में नेक्ड रूप में कोशिका में स्थित होता है। इनमें गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन है वो असूत्री टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री तरह का विभाजन पाया जाता है। कोशिका विभाजन राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप के होते हैं, जिनके 2 सब यूनिट 60S और 40S है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और इनकी 2 सब यूनिट्स 50S और 30S है। जीव द्रव्य जाल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में के रूप में होता है, मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे मीजोसोम्स कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है।
प्रकाश तंत्र उपकरण। प्रकाश तंत्र उपकरण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हरित लवक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में थाइलेकॉइड वेसिकल्स होते हैं, ये जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब हमने बात करी थी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अलावा एक तीसरी तरह की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मेसोकैरियोटिक कोशिका का जो शब्द है ये पहली बार डॉस ने 1964 में दिया था। इन कोशिकाओं की विशेषता ये होती है कि इन कोशिकाओं में दोनों प्रकार की कोशिकाओं यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं की विशेषता पाई जाती है। इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो भी एक विशेष प्रकार का होता है, जिसे डायनोमाइटोसिस कहते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन की मेटाफेज और एनाफेज जो फेज होती हैं वो उपस्थित नहीं होती है या एब्सेंट होती हैं। दोस्तों, जीव जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों ही कोशिका से बने होते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं की संरचनाओं में अंतर होता है। इसी वजह से जो कार्य पौधे कर सकते हैं वो जंतु नहीं कर सकते, जो कार्य जंतु कर सकते हैं वो पौधे नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें देखेंगे कि पादप और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो किस तरह से अलग अलग होती हैं। या यदि हम बात करें इसमें जो कोशिका, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो है ये कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। तो पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है, जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। हरित लवक जो पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि जो पादप कोशिकाएं वो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं या जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए इन पादप पर निर्भर करते हैं। रिक्तिका जो होती हैं ये इनका कार्य मुख्यतः स्टोरेज का होता है, और ये जो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं और ये बड़े आकार की होती हैं, जबकि जो जंतु कोशिका होती हैं उसमें इनकी स्थिति जो होती है छोटी साइज की होती है या ये अनुपस्थित होती हैं। तो ये आज हमने बात करी कोशिकाओं की प्रकार की और उनकी संरचना की। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोशिकाओं के विभिन्न अवयवों की और उनके कार्यों की। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।